प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 17 चल रहा है मुद्रा, मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं महत्व। गत क्लास में हमने वस्तु विनिमय प्रणाली एवं वस्तु विनिमय प्रणाली की विभिन्न कठिनाइयों का अध्ययन किया और इसके साथ साथ हमने अध्ययन किया था मुद्रा की भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का। चलते हैं हम नेक्स्ट, मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसके कार्य आते हैं मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य एवं अन्य कार्य। परीक्षा में प्रश्न मुद्रा के कार्यों के नाम से निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है या कई बार परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है मुद्रा के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो हमें इन चारों प्रकार के कार्यों का अलग अलग ध्यान में रखते हुए इनका अध्ययन करना है कि कौन से कार्य किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले आते हैं मुद्रा के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने मुद्रा की परिभाषा में अध्ययन किया था कि क्या है मुद्रा, विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक। तो यही दोनों कार्य हैं जो मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला आता है विनिमय का माध्यम है। विनिमय से तात्पर्य है लेन देन। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की विभिन्न कठिनाइयों के कारण मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलन में आई, अर्थात वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा किया जाने लगा। तो सबसे पहला मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, अर्थात वस्तुओं के लेन देन के लिए, वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो क्या है? मुद्रा है। दूसरा आता है मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य के मापन का कार्य करती है, अर्थात किस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना है या कितने रुपए में खरीदा जाना है, अर्थात कोई वस्तु कितने रुपए की है, ये कार्य कौन करती है? मुद्रा करती है। अर्थात वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा के द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा मूल्य का मापक है, मूल्य का निर्धारक है। मूल्य को किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? मुद्रा के द्वारा। तो दूसरा मुख्य कार्य मुद्रा का क्या है? वो वस्तुओं के मूल्य का मापन करती है, इसलिए मूल्य का मापक है। नेक्स्ट आते हैं मुद्रा के सहायक कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है भावी भुगतान का आधार। देखिए, कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जो भविष्य में जिनको किया जाना है, आज नहीं भविष्य में किसी समय पर किया जाना है। तो भविष्य में जो भुगतान किया जाना है उसका निर्धारण भी किसके आधार पर किया जाता है? मुद्रा के आधार पर। अर्थात भविष्य में किसी वस्तु के बदले में कितने रुपए का भुगतान किया जाना है, इसका निर्धारण भी मुद्रा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मुद्रा का मूल्य है उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। अर्थात भविष्य में जब किसी वस्तु के मूल्य का या किसी वस्तु का भुगतान जब भविष्य में किया जाना है, भविष्य के निर्धारित किसी समय अवधि के बाद किया जाना है, तो उस समय कितना भुगतान किया जाएगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा के द्वारा किया जाता है। अर्थात भविष्य के जो भुगतान है उनका मुख्य आधार भी क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट आता है मूल्य संचय का साधन। देखिए, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी लाइफ कम होती है या जो नाशवान होती है। उन नाशवान वस्तुओं का संचय नहीं किया जा सकता, लेकिन उन वस्तुओं को बेचकर मुद्रा के रूप में उनके मूल्य के बराबर मुद्रा के रूप में संचय किया जा सकता है। और इसी प्रकार से मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को जो नाशवान ना हो, स्थायी वस्तुओं को खरीद कर भी उनको बनाकर रखा जा सकता है। तो दूसरा इसका सहायक कार्य क्या है? मूल्य का संचय। तो किस प्रकार से? जिस प्रकार से नाशवान वस्तु यदि आज नष्ट हो जाएंगी तो उनका क्या होगा? मूल्य खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उन वस्तुओं को बेचकर उसके बराबर मूल्य को मुद्रा के रूप में क्या किया जा सकता है? संचित किया जा सकता है और उसी मूल्य से दूसरी वस्तुएं भी खरीद कर संपत्ति के रूप में भी उसका संचय किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। देखिए, मुद्रा में क्रय शक्ति होती है, अर्थात उसमें वस्तुओं को खरीदने की क्षमता होती है। तो मुद्रा के द्वारा क्या होता है? क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। क्रय शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुद्रा के द्वारा हस्तांतरित हो जाती है। जैसे यदि मुद्रा मेरे पास है तो मेरे हाथ में क्रय शक्ति है और यही मुद्रा दूसरे व्यक्ति के पास है तो उसके हाथ में क्रय शक्ति। अर्थात जिसके पास मुद्रा होगी
उसी व्यक्ति के पास उस मुद्रा के रूप में क्या होगी, क्रय शक्ति होगी। तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह भी संभव है। कैसे संभव है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संपत्ति किसी एक शहर में आपके पास है, आपने उस संपत्ति को बेच दिया और मुद्रा को ग्रहण किया, उसी मुद्रा से आपने दूसरी जगह पर संपत्ति को खरीद लिया। तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण किसके द्वारा संभव है, मुद्रा के द्वारा संभव है, क्योंकि मुद्रा में क्या होती है, क्रय शक्ति होती है। तो यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी मुद्रा का स्थानांतरण होता है, इसका मतलब क्रय शक्ति का क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया। नेक्स्ट आते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य। सबसे पहला आता है सामाजिक आय का वितरण। देखिए, उत्पादन के साधनों को उनके उत्पादन में योगदान के बदले क्या किया जाता है, वितरण के सिद्धांत के अनुसार भुगतान किया जाता है। तो आय के न्यायपूर्ण वितरण के लिए भी वितरण का सिद्धांत आवश्यक है, अर्थात उत्पादन के साधनों को उनके योगदान के बदले न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक है। और यह वितरण किसके रूप में किया जाता है, मुद्रा के रूप में किया जाता है। जैसे हमने आय के चक्राकार प्रवाह में पढ़ा था, परिवार क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र या फर्म क्षेत्र, तो उसमें भी क्या था, उत्पादन के साधनों को उनके योगदान के बदले में किसके रूप में भुगतान किया जा रहा था, मुद्रा के रूप में। तो जो ये भी क्या है, एक आय का वितरण था वो भी, क्योंकि उत्पादन के साधनों का उत्पादन में योगदान है और उसके बदले में उनको क्या हो रही है, आय हो रही है। तो ये जो आय का वितरण है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है। और वैसे भी राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो भी मूल्य के रूप में अर्थात मुद्रा के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है साख का आधार। ये जो क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम से तात्पर्य जैसे बैंक है, इनमें जो साख का इनके सिस्टम का मुख्य आधार है वो क्या है, मुद्रा है। अर्थात ये बेस ऑफ क्रेडिट है। जितना भी मुद्रा से संबंधित सिस्टम चल रहा है, जितना भी ये बैंकिंग वगैरह सेक्टर है या बीमा सेक्टर है, इनका समस्त का मुख्य आधार क्या है, मुद्रा है। क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही इन सिस्टम के अंदर सारे के सारे लेन देन किए जाते हैं। तो मुद्रा क्या है, साख प्रणाली का मुख्य आधार है। नेक्स्ट आती है संपत्ति की तरलता। तरलता क्या होती है, नगद रूप में। तो सबसे तरल संपत्ति क्या होती है, मुद्रा होती है। तो मुद्रा क्या है, संपत्ति की तरलता है एक तरीके से। अर्थात यदि आप किसी भी वस्तु को नगद रूप में रखना चाहते हो तो क्या होगा, आपके पास मुद्रा होगी। तो संपत्ति की तरलता का मुख्य आधार क्या है, मुद्रा है। तो मुद्रा संपत्ति के तरल रूप का एक तरीके से आधार है। यदि आप किसी भी संपत्ति को उस नगद रूप में बनाना चाहते हो, नगद रूप में परिवर्तित करना चाहते हो, तो आप उस संपत्ति को बेचकर उसके बदले में क्या रख सकते हो, मुद्रा रख सकते हो, नगद रूप में मुद्रा को ग्रहण कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसके अन्य कार्य। सबसे पहला आता है शोधन क्षमता। शोधन क्षमता एक तरीके से क्या है, ऋण को चुकाने की क्षमता है। तो किसी भी व्यक्ति या फर्म के पास जितनी नगद मुद्रा उपलब्ध है उसकी साख उतनी ही अच्छी होती है और यही उसकी शोधन क्षमता का सूचक है। और किसका आधार बनता है, अर्थात यदि उसकी ऋण चुकाने की क्षमता है या नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, शोधन क्षमता। और शोधन क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, उसके पास उपलब्ध मुद्रा की मात्रा पर, या मुद्रा कितनी मात्रा में उसके पास उपलब्ध है इस पर निर्भर करती है। और उसी के आधार पर उसको जो ऋण प्रदान किए जाते हैं बैंकों के द्वारा वो उस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट आता है इच्छा की वाहक। इच्छा की वाहक से क्या तात्पर्य है, देखिए, हम मुद्रा के द्वारा ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति से तात्पर्य हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को हम मुद्रा के द्वारा खरीद सकते हैं। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, मुद्रा के द्वारा की जाती है। अर्थात हमारी इच्छाओं की वाहक है, इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम है। मुद्रा के द्वारा ही जो वस्तुएं हमें अधिक संतुष्टि प्रदान करती है या जो वस्तुओं की हमें आवश्यकता, जिन वस्तुओं के द्वारा हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उन वस्तुओं को हम किसके द्वारा खरीदते हैं, मुद्रा के द्वारा खरीदते हैं। तो ये है मुद्रा के कार्य। जिस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है उसी प्रकार से हमें इनको याद करना है कि कौन से इसके मुख्य कार्य हैं, कौन से इसके सहायक कार्य हैं, कौन से इसके आकस्मिक कार्य हैं, कौन से इसके अन्य कार्य हैं। चलते हैं हम
मुद्रा का क्या महत्व है इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है बाजार व्यवस्था की धुरी। देखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम है और बाजार क्या है, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो चूंकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का क्रय विक्रय किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है, इसीलिए बाजार व्यवस्था की धुरी है, अर्थात सारी की सारी बाजार व्यवस्था मुद्रा के चारों ओर घूमती है, अर्थात मुख्य आधार जो बाजार व्यवस्था उसका क्या है, मुद्रा है। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास का मापक। देखिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अंदर हमने अध्ययन किया कि अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य पर क्या किया जाता है, उसका योग किया जाता है। तो चूंकि योग बाजार मूल्य पर किया जाता है और मूल्य क्या है, एक तरीके से मुद्रा क्या है, मूल्य का मापक है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, आर्थिक विकास की सूचक है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है हम ये मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है। तो आर्थिक विकास का सूचक भी क्या हुई, फिर एक तरीके से मुद्रा है, वो आर्थिक विकास का सूचक है। नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था की बचतों का निवेश में परिवर्तन। देखिए, बचतों का किस में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन। अब जो बचतें हैं वो मुद्रा के द्वारा, लोगों के द्वारा कहां जमा की जाती है, बैंक में जमा की जाती है, और यही बचतें निवेश में परिवर्तित होती है। किसी भी प्रकार से बैंक ऋण देखते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये बचतें हैं जो किसके रूप में जमा होती है, क्योंकि मुद्रा है इसीलिए मुद्रा के रूप में बैंकों में जमा कर दी जाती है। और यदि मुद्रा प्रचलन में नहीं होती तो ये जो बचतें हैं, जो लोगों की सेविंग्स है, वो बैंकों में जमा नहीं हो पाती। हालांकि इन बचतों को बैंकों में जमा करवाने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम है उसका भी मजबूत होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। देखिए, मुद्रा क्या है, विशिष्टीकरण का आधार है। उनके कौशल के आधार पर, उनकी कार्य क्षमता के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है, उसी के अनुसार उनके वेतन का निर्धारण किया जाता है, जो कि मुद्रा के रूप में उनको भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, इच्छा का वाहक है। हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति मुद्रा के द्वारा करते हैं, और जब मुद्रा है तभी हमारे आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता है, अर्थात मुद्रा के द्वारा ही हम हमारी इच्छाओं की अपनी इच्छा अनुसार, हमारी आवश्यकताओं की अपनी इच्छा अनुसार पूर्ति कर सकते हैं। तो आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता तभी संभव है जब मुद्रा उपस्थित है। यह मुद्रा का महत्व है। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। जैसा कि हमने कहावत सुनी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अर्थात जिसके पास जितना ज्यादा रुपया है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही ज्यादा है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है किसी व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा, उसके पास कितना पैसा है, कितनी मुद्रा है, उस पर आधारित है आज के समय में। नेक्स्ट आता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या है, देखिए, रिजर्व बैंक के द्वारा नकली नोटों को खत्म करने के लिए या काले धन को खत्म करने के लिए जब प्रचलित मुद्रा की वैधानिकता को खत्म कर दिया जाता है और नए नोटों का सृजन किया जाता है, तो ऐसा कार्य या रिजर्व बैंक का यह कार्य क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण का मतलब जिन नोटों की वैधानिकता को खत्म किया जाता है वो प्रचलन में नहीं रहते। तो क्या है विमुद्रीकरण, रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रचलन में नोट होते हैं उनकी वैधानिकता को खत्म करना ही क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण। और क्यों किया जाता है, काले धन को खत्म करने के लिए या जो नकली नोट प्रचलन में है उनको खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा विमुद्रीकरण किया जाता है। तो ये था लेसन मुद्रा, इसका अर्थ, कार्य एवं महत्व। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।